गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसको आराम से किया होगा, क्योंकि जो वो क्वेश्चन था वो हमने क्लास में ऑलरेडी उसको कवर अप किया था। ठीक है, सो आप देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 2 से 3 क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ में उसका सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अब ये ट्रॉपिकल डिजीजेस क्या होती हैं, क्या इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस है जो फॉल करती हैं, और साथ में इंडिया का क्या स्टेटस है इन डिजीजेस को लेके, आराम से डिटेल में करेंगे डिजीजेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि अभी इंडिया में एक और नई नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है वहीं पे जहां पे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, वो किस टाइम पे बनाई गई थी, और उस टाइम पे कौन कौन से फॉरेन विजिटर्स ने उन नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट किया था, सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल में। और उसके बाद देखेंगे हम जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है होपएक्स। होपएक्स क्या है, बेसिकली एक ऐसी होप करके एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है इंडिया और एक और कंट्री के बीच में। वो कौन सी कंट्री होगी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे उसको इन डिटेल की वो एक्सरसाइज कहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। और क्लास के लास्ट में देखेंगे एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, एक कंट्री है अभी वो अभी न्यूज में आई है, तो वो न्यूज में क्यों आई है उसको देखते हुए चलेंगे और उसके बारे में सब कुछ कवर करेंगे। अभी देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आता है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला चैप्टर जो मैप बेस्ड होता है उसको हम कवर करके चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी रिसेंटली न्यूज में था सवलबर्ड। ये सवलबर्ड मैं आपको बता दूं एक आइलैंड है, आपको बताना है कि ये कौन से ओशन में सिचुएटेड है। अब देखो यार किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से ओशन में लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मैं आइलैंड के बारे में सब कुछ पढ़ के तो गया था कि उसके आसपास की रिवर कौन सी है या सी कौन सी है, बट मुझे ये तो नहीं पता वो कौन से ओशन में लाई करता है। हम ओशन भी हमें लेके चलना है। अब आप मुझे बता दो कि जो सवलबर्ड है ये कौन से ओशियन में लाई करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड के बारे में बता देता हूं, जिस वर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ची पेलेगो। ये आर्ची पेलेगो क्या है? आर्ची पेलेगो क्या है कि कोई भी ऐसी कंट्री या फिर कोई भी ऐसा आइलैंड जो टुकड़ों में बना हुआ है, किसमें, पार्ट्स में बना हुआ है, उसको हम बोल देते हैं आर्चीपेलगो। जैसे कि ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड कैसा है, ये आइलैंड ऐसा नहीं है। ये आइलैंड मतलब एक आइलैंड होता है, बिल्कुल ऐसे आइलैंड है, इसके इधर 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 आपको क्या मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे। ये इस डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है। इस डेफिनेशन में क्या फॉल करता है, मान लो कि ये आइलैंड है, ये आइलैंड हो गया, सॉरी ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, यहाँ पे आइलैंड हो गया, यहाँ पे आइलैंड हो गया, यहाँ पे आइलैंड हो गया। ये सारे के सारे पार्ट्स को एक आइलैंड माना जाता है। इस चीज को बोला जाता है क्या, आर्चीपेलागो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सवलबर्ड कहां पे प्रेजेंट है, आर्टिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं। मैप अगर आप देखोगे, जहां पे प्रेजेंट है ये ग्रीनलैंड, आप देख पा रहे हो ग्रीनलैंड जहां पे प्रेजेंट है, ग्रीनलैंड के ईस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ग्रीनलैंड के बिल्कुल ईस्ट में और नॉर्वे के ऊपर, नॉर्वे क्या है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाती हैं ये तीन वाली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके नॉर्थ में ये प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्वे के नॉर्थ में प्रेजेंट है। और आर्टिक, जो आर्टिक पोल है, नॉर्थ पोल है, उसके यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे है ये सवलबर्ड, आप देख पा रहे हो अलग अलग पार्ट्स है। ये पूरे के पूरे आइलैंड को क्या बोला जाता है, सवलबर्ड आइलैंड बोला जाता है। और ये आइलैंड फॉल करता है किसकी टेरिटरी के अंदर फॉल करता है, नॉर्वेजियन की है। ये नॉर्वेजियन सोवरेनिटी के अंदर फॉल करता है, मतलब नॉर्वे की गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। ठीक है, इस बात को समझ लेना। और इसकी लोकेशन हम देख चुके हैं बहुत प्यारे तरीके से, यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है इसके, ठीक है, यहाँ पे बैरन सी है। ये चीज है इंपॉर्टेंट। और लोकेशन वाला पहला क्वेश्चन हम कर चुके खत्म। उसके बाद चलते हैं हम साइंटिफिक लाइंस पे और देखते हैं कि साइंस एंड टेक का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट का नंबर है GSAT-20। सिंपल आपको बताना है कि जिस GSAT-20 को लॉन्च किया गया था, किस पर्पस की वजह से, किस चीज की वजह से, इतना मैं आपको बता देता हूं कि जो ये GSAT-20 है ये किसने बनाई है, इसरो ने बनाई है। तो हमारे खुद की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसको बनाया है। किसके साथ पार्टनरशिप करके बनाया है इसको, या फिर किसके हेल्प से इसको लॉन्च करने का सोचा है, वो है स्पेस एक्स। क्या है, स्पेस एक्स एक प्राइवेटली ओन्ड स्पेस एजेंसी है। तो स्पेस एक्स और इसरो ये दोनों का ये मॉडल है जिसका नाम है GSAT
20। तो अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी क्या चीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर आएगा नेविगेशन। अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत आंसर है, कम्युनिकेशन इसका सही आंसर है। सो कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक पीएसयू सेक्टर को, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सो एक गवर्नमेंट की एक कंपनी को जो पीएसयू है उसको मिनी रत्ना के अंदर ऐड किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि मिनी रत्ना, ये जो मिनी रत्ना होता है या फिर इसके अंदर हमारे अलग अलग टाइप के रत्ना होता है, ठीक है, महारत्ना होता है, ये जो अलग अलग रत्ना है ये दिया जाता है किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया और उनका कितना आउटकम आ रहा है, उन बेसिस पे उनको इन कैटेगरीज में डाला जाता है। अब आपको सिंपल सिंपल बताना है कि जो ये अभी रिसेंट पीएसयू सेक्टर आपके सामने देख रहे हो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या सेक्टर, पीएसयू सेक्टर का नाम क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको बताना है सिंपल सिंपल कि इसको अभी रिसेंटली मिनी रत्ना में ऐड किया था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी बच्चे थोड़ा सा ऑप्शंस में पजल हो सकते हैं, बट इसका राइट आंसर मैं जरूर आपको बताऊंगा। 10 सेकंड आपके पास है, सोच लीजिए। 10 सेकंड सिर्फ आपको दिए मैंने। अगर आप इसका आंसर सही सोच पा रहे हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफी बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, सो मिनिस्ट्री भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगी, सोचना गलत भी नहीं होगा। तो इसका आंसर तो आसान आसान से पता लग गया भैया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही गलत, क्योंकि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चीज को याद रखना कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और आप मुझे बता दीजिए सिंपल सिंपल कि एफिशिएंट एनर्जी ट्रांजिशन जो ये रिपोर्ट है, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, ये मुझे बता दीजिए किसने पब्लिश करी थी। कल ही मैंने इसको क्लास में आपको बताया था कि जो ये रिपोर्ट है ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। साथ के साथ मैंने इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताया था कि इंडिया इसमें कौन सी रैंक पे है, और ये रिपोर्ट किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के ऊपर। मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसके अंदर ये किसने क्या किया था, इसको किसने पब्लिश किया था। इतना मैं बता देता हूं कि इंडिया की रैंक इसके अंदर 63 पे लाई कर रही थी और इसको पब्लिश किया था किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ये आंसर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। हर एक रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन देख लिया। इसी के साथ अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर। पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। सिंपल सिंपल ध्यान से सुनना, ये डिजीज क्या है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एक इस टाइप की डिजीज है जो कि उन पुअर कंट्रीज में होती है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, प्रेजेंट है। वो कंट्रीज जो ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है, मतलब कि इक्वेटर के जस्ट नेक्स्ट वाले उसमें जोन में प्रेजेंट है, उनको ये क्या होती है, डिजीज होती है। ये जो डिजीज होती है ये किसी भी पैरासाइट से हो सकती है। वो पैरासाइट आपका क्या हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई पैरासाइट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इन चार पांचों में से किसी की वजह से भी अगर कोई डिजीज होए वहां पे प्रेजेंट, तो उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल डिजीज। और इस डिजीज का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कहां पे होती है, ट्रॉपिकल रीजन में इस डिजीज होती है। ठीक है, ये डिजीज बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि इस डिजीज में कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती है, डेंगू आ जाता है, चिकनगुनिया आ जाता है, इस तरीके की डिजीजेज जो होती है, यॉन्स आ जाता है इसके अंदर, इस तरीके की अलग अलग डिजीजेस होती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब इसके आगे वो नेग्लेक्टेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसको काफी टाइम से नेग्लेक्ट किया गया था कि यार कुछ नहीं होता, ये तो मतलब ठीक है नॉर्मल ही है ये तो वहां पे होना, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये डिजीजेस यहाँ तक के इंसान को ब्लाइंड भी कर सकती हैं, उनकी बॉडीज को डिफॉर्म कर सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर अर्ली स्टेज पे आपने डिटेक्ट कर लिया तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, बल्कि आप इसको क्योर भी नहीं कर सकते अगर आप इसको लेट स्टेट में आपने इसको क्या किया, फाइंड आउट किया। ये है क्या, ये है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। और हर साल
30 जैन को, हर साल क्या होता है 30 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डे, ये जो डिजीज डे होता है, क्योंकि अवेयर करने के लिए लोगों को कि कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो वहां रीजन में लोग रह रहे हैं उनको अफेक्टेड होती है। और सबसे अफेक्टेड एरिया जो माना गया वो माना गया है अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका का जो जो एरिया है वो काफी ज्यादा इस डिजीज की क्या होता है, गिरफ्त में आ जाता है। अब आप पूछोगे कि ये सर डिजीज न्यूज में की थी, तो न्यूज में ये क्यों थी? क्योंकि चैड एक कंट्री है जिसने सक्सेसफुली 2024 में जो बहुत सारी डिजीज इसके अंदर आ जाती हैं उसको क्या कर दिया है, सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। और ग्लोबली बात करूं तो जो चैड कंट्री है वो 51st ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है एनडीटी को। कंप्लीट एनडीटी नहीं, एनडीटी के अंदर अलग अलग टाइप की डिजीजेज आता जाती है, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ऐसी ऐसी टाइप की अलग अलग बीमारियां इसके अंदर फॉल करती है। जैसे कि एनडीटी का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एक एग्जांपल होता है इसका स्लीपीनेस, मतलब कि आपको रात को नींद नहीं आती, ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस होती है। बीमारी का नाम क्या हो गया? गैम्बियनजी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी टाइप की अलग अलग बीमारी होती है आपके पास, ठीक है। और ये याद जरूर रख लेना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आपको बीमारी बता देंगे कि गैमेंजिया, आपको पूछ लेंगे कि ये किस वजह से होती है। सो ये एक वेक्टर बोर्न पैरासाइटिक डिजीज है, राइट। सो ये जरूर याद रख लेना कि कोई डिजीज बैक्टीरिया से होती है, कोई डिजीज फंगी की वजह से होती है, कोई डिजीज वायरस की वजह से होती है, कोई पैरासाइट की वजह से होती है। तो इन चीजों को साथ के साथ में देखते हुए चलना, राइट। सो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अलग अलग किसकी वजह से, अलग अलग पैथोजेंस की वजह से आपको क्या होगी, ये डिजीज हो सकती है। और कुछ एग्जांपल्स क्या है डिजीज के, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक कि एक ना बहुत अमेजिंग, मतलब एक अलग ही तरीके की एक बीमारी होती है जिसमें ना जो ह्यूमन होता है उसकी आई ना बिल्कुल एक रिवर की तरह हो जाती है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। डिजीज का नाम क्या है? डिजीज का नाम है ओंचोसिरेसिस, ठीक है, ये डिजीज का नाम है। ऐसे ही बोला गया है कि अगर इसको आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो अर्ली स्टेज पे क्या करोगे, आप इसको फाइंड करोगे। सो ये याद रखना कि ये कोई ट्रॉपिकल डिजीज एक किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फॉल करती हैं, राइट। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने सक्सेसफुली काफी सारी नॉन ट्रॉपिकल डिजीज को क्या कर दिया है, एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो चुकी है। कुछ डिजीज के एग्जाम्पल लिखे हुए जैसे कि गुनिया हो गया, गुनिया वोम हो गया, ट्रेंचोमा हो गया। सो ऐसे ऐसे करके। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे कि हम इसको क्या कर सके, इस बीमारी को दूर रख सके, इस बीमारी को एलिमिनेट कर सके। वैसे ही कुछ इनिशिएटिव जो लिया गया था वो लिया गया था लंदन डिक्लेरेशन में। सो लंदन डिक्लेरेशन अगर मैं बोल दूं या फिर मैं बोल दूं किगली एग्रीमेंट डिक्लेरेशन, सो ये दोनों किससे रिलेट करती है किससे, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से। और लास्ट में वही है कि 30th को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लोगों को अवेयर करने के लिए, राइट। उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में बनी थी बहुत ही ज्यादा एशियन टाइम में। सो ये एक एशियन का टॉपिक बन जाता है। बट ये अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है, ठीक है, वहीं पे बनाया जा रहा है जहां पे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। अब ये सोचा कब गया? 2007 की बात है कि 2007 में क्या हुआ था, ईस्ट एशिया समिट हुई। अब इस ईस्ट एशिया समिट में जो कि टेक प्लेस करी 2007 में फिलीपींस में, वहां पे डिसाइड किया गया कि यार ऐसा करते हैं कि एक और नालंदा यूनिवर्सिटी को एक्स्टैब्लिश किया जाए, ये याद रखते हुए क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उस टाइम की। सो ये मेजर टेक प्लेस किया गया 2007 के अंदर। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2010 में एक एक्ट को पास कर दिया गया जिसका नाम रखा गया नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट। अब इसी एक्ट के अंदर इस यूनिवर्सिटी की अब होगी क्या, फॉर्मेशन, और इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा वहीं पे जहां पे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। सो पहले बता दूं मैं, पुरानी यूनिवर्सिटी कहां पे थी? बिहार के अंदर। कहां पे थी? तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दो, बिहार के अंदर थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर बिहार के मोर ज्यादा स्पेसिफिक में जाऊं तो राजगीर के अंदर थी। तो राजगीर जो कि कहां पे प्रेजेंट है, बिहार में प्रेजेंट है, वहां पे ये यूनिवर्सिटी क्या थी, प्रेजेंट थी। अब अगर मैं बात करूं फिर दूसरी, तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी अभी बनाई जा रही है, तो इस यूनिवर्सिटी को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि एकदम क्या हो, जीरो न्यूट्रल, जीरो क्या हो, जीरो कार्बन, ये यूनिवर्सिटी बने। मतलब यूनेस्को की अगर आप देखो तो हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी ग्रीन स्कूलिंग को लेके कि हम आने वाली कुछ बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन करेंगे या फिर उसमें ऐसे हम उसमें चाहे हम
करिकुलम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऐड करेंगे कि हम क्या करें, हम अपना फोकस किस पे रखें कि हमें जीरो न्यूट्रल क्या करना है, होना है। सो उसी चीज को ध्यान रखते हुए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल बनेगा यूनिवर्सिटी की इस चीज का, नेट जीरो ग्रीन कैंपस का। सो ये पॉइंट है जो कि आप याद रख सकते हो। किसमें याद रख सकते हो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो किसके लिए, आप अपने एग्जाम्पल्स के लिए इस पॉइंट को याद रख सकते हो यूनिवर्सिटी का। और अब चलते हैं एशियन यूनिवर्सिटी पे। अब आपको इसके बारे में सब पता चल गया कि कब डिसीजन लिया, कौन से एक्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन रही है, सब पता लग गया। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अब चलते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के पास्ट में। सो इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था किसकी तरफ से, कुमार गुप्ता वन की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। 5th सेंचुरी में इसको बनाया गया था किसके अंडर, कुमार गुप्ता वन के अंडर। इस यूनिवर्सिटी को जब बनाया गया था तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत बाहर बाहर से जो अलग अलग फॉरेन कंट्री से लोग पढ़ने हैं, जैसे कि तिब्बत से लगा लो, चाइना से लगा लो, थाईलैंड से लगा लो, श्रीलंका से लगा लो, हर तरफ से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। ये यूनिवर्सिटीज क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करती थी, आप मेडिसिन लगा लो, आप योगा लगा लो, आप मैथ्स लगा लो, मैथमेटिक्स लगा लो, आप एस्ट्रोनॉमी लगा लो, हर एक फील्ड की नॉलेज, आप पॉलिटी लगा लो, यहाँ पे कवर किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया, इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली उसी बंदे को एडमिशन दिया जाता था मेरिट बेसिस के ऊपर। जैसे कि अभी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सो मेरिट बेसिस के ऊपर क्या दिया जाता था, एडमिशन दिया जाता था। अब ये सब कुछ होगा यूनिवर्सिटी के बारे में। और साथ के साथ देख लेता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ पिलग्रिमेज भी आए थे, लोग बाहर से आए थे यहाँ पे और उन्होंने काफी यहाँ पे कोर्स भी परफॉर्म किए थे। जैसे कि अगर मैं जैंग की बात कर लूँ, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, अगर मैं जैंग जिंग की बात कर दूं तो इन्होंने यहाँ पे योगा शास्त्र पढ़ा था। इन्होंने क्या पढ़ा था, योगा शास्त्र पढ़ा था यूनिवर्सिटी से। और एक और चाइना से आए थे, यहाँ पे विजिट किए थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आई क्वेंग। सो मैं बोलूंगा ये दोनों के दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन इसका कोई भी नहीं है इनको भूलने का, ठीक है। और रिकॉग्नाइज की बात करूं तो यूनेस्को की वजह से ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड है। 2016 की बात मैं बोलूं, इसको ऐड किया गया था इसके अंडर। और यहीं पे टॉपिक हो जाता है खत्म आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का। और अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन आप कीजिए। देखो क्वेश्चन मैं बार बार क्यों करवाता हूँ इतने ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे परफॉर्म करने हैं, एग्जाम के अंदर परफॉर्म करने हैं। और जीके एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मेरा काम है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन में लिखा हुआ है तरंग एक्सरसाइज के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है सिंपल सिंपल आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से तरंग एक्सरसाइज में किसने पार्टिसिपेट किया था। आर्मी ने किया था, नेवी ने किया था, एयरफोर्स ने किया था, कोस्टल गार्ड ने किया था, किसने पार्टिसिपेट किया था, मुझे ये बता दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो तरंग एक्सरसाइज है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें एक से ज्यादा कंट्रीज क्या है, प्रेजेंट है। किसी भी एक्सरसाइज में अगर एक से ज्यादा कंट्री प्रेजेंट हो तो वहां पे क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर बाइलेटरल एक्सरसाइज होगी तो पूछ लिया जाता है इंडिया और दूसरी कंट्री किसके बीच में थी, जो कि मैं इससे आगे आपको पढ़ाने वाला ही हूं, ठीक है। बट ये जो तरंग एक्सरसाइज है जो कि तिरंगा है हमारे देश का, ये एक्सरसाइज किसके साथ परफॉर्म करती है, 6 अलग अलग कंट्रीज के साथ। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करती है, इंडियन एयरफोर्स इसमें करता है पार्टिसिपेट। कैसे याद रख सकते हो, हमारा तिरंगा उड़ता रहे, बहुत ही ज्यादा आसमानों की ऊंचाइयों को छुए, और आसमानों की ऊंचाइयों को कौन छूता है, एयरफोर्स छूता है, राइट। इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं होपेक्स एक्सरसाइज के बारे में। सो ये जो होप क्रिएट हुई है, एक्स जो कि एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज एक एयरफोर्स वाली ही एक्सरसाइज है। कौन सी है, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से इसमें रफाले पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक्सरसाइज कहां पे हो रही है, इजिप्ट के अंदर ही ये एक्सरसाइज टेक प्लेस कर रही है। याद कैसे कर सकते हो, होप के अंदर ई आया है और ई से क्या हो जाता है मेरा, इजिप्ट हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। ये है एक्सरसाइज, इतना ही याद रखना है। होपेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इस बार कहां पे हो रही है, इजिप्ट के अंदर ही हो रही है। इंडिया की तरफ से रफाले पार्टिसिपेट कर रहा है, ये याद ना भी रखोगे तो भी चल जाएगा, बट मत भूलना ये एक एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है, राइट। इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अर्मेनिया को लेके। सो जो अर्मेनिया अभी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि अर्मेनिया ने बोला है कि हम मानते हैं कि जो पैलेस्तीन है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो इजराइल के कंट्रोल या उसमें नहीं आती, इन्फ्लुएंस में नहीं आती, तो इन्होंने बोल दिया है। हालांकि ये बात भी याद रखना, पैलेस्तीन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मतलब कि अगर मैं सबकी बात करूं, ठीक है। सो इन्होंने भी बोल दिया कि हम क्या कर देते हैं, इनको बांध रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, इन्होंने ये बोला। अब
क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वाटर बॉडी से क्वेश्चन बन सकता है या फिर बाउंड्री कंट्री से क्वेश्चन बन सकता है। माउंटेन माउंटेन के बारे में तो पूछा जा सकता है बट इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछा जा सकता। सो पहले मैं मैप में दिखा देता हूँ अर्मेनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो अर्मेनिया प्रेजेंट है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक यहाँ पे, बट साथ के साथ में आप ये ओशियन भी देखते चलिए, सी भी देखते चलिए। सो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लैक सी यहाँ पे प्रेजेंट है, कैस्पियन सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तीनों में से किसी सी का भी बॉर्डर नहीं लगता किसके पास, अर्मेनिया के पास, क्योंकि अर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। सबसे पहले लिख दो ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। शेयरिंग बॉर्डर विद, शेयरिंग किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, ये बॉर्डर शेयर कर रही है जीटीए के साथ। अब आप बोलोगे सर ये जीटीए क्या है, जीटीए वाई सिटी आप सबके सब खेलते हो। जी से हमारे पास आ जाता है क्या, जॉर्जिया, टी से आ जाता है टर्की, और ए से आ जाता है अपने पास क्या, अजरबैजान। ए से क्या आ जाता है, अजरबैजान। सो ये 3 कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर तुम्हें इन डिटेल में देखना है तो इस मैप में आप देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड मैप में यहाँ पे प्रेजेंट है अर्मेनिया, अर्मेनिया ये रहा यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ के साथ में बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, जॉर्जिया यहाँ पे आ गया, टर्की यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अजरबैजान आ जाता है। तो जी टी ए, तो जीटीए किस किस को खेलनी है अर्मेनिया में जाकर, तो यहाँ से जीटीए से याद रखना। और इंपॉर्टेंट लेक की बात करूं तो अर्मेनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो है लेक सिवान, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इसी के साथ आज का टॉपिक हो जाता है आपका कवर। और होमवर्क के लिए मैं आपको सिर्फ इतना देना चाहूंगा कि कल आप अपने अभी जाके आप क्या देखिए, लेक्चर के बाद देखिए कि आइबेरियन प्लेटू पेनिनसुला कहाँ पे प्रेजेंट है। कल मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। साथ के साथ में मैं आपको एक कैट के बारे में भी बताऊंगा जिसका नाम यहीं से है, आइबेरियन लाइनेक्स बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट थी। तो काम यही है कि आप देखिए कि वो दो कौन सी कंट्री है जहां पे ये पेनिनसुला फैला हुआ है। एस और पी से उसका नाम याद, उसका उसका नाम जो स्टार्ट होता है वो होता है एस पी से, तो एस से कंट्री के नाम होगा, पी से याद होगा। सो एस पी से नाम याद होता है, तो प्लीज आप इसको जाकर चेक करना। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में लोकेशन के क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।